टीएसआई के इस मंच पे रंजीत जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप शिवहर के रहने वाले हैं और अभी तत्कालीन आप पंजाब नेशनल बैंक में चीफ चीफ मैनेजर हैं आप। जी, अच्छा, जी। ठीक है। आपको बीपीएससी में सफलता के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद पहले। धन्यवाद मैम। हमारे व्यूअर आपके संक्षिप्त परिचय के मोहताज हैं। अगर आप पहले संक्षिप्त परिचय दें तो हमें काफ़ी अच्छा लगेगा। मैम, जैसा आपने कहा कि मैं शिवहर से हूँ और मेरी स्कूलिंग गांव में ही हुई है। हालांकि मैं बाद में मैंने ग्रेजुएशन पटना यूनिवर्सिटी से किया और अभी मैं सही में दिल्ली में चीफ मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक कार्यरत हूँ। और मेरा सिलेक्शन जो हुआ है अभी बीपीआरओ के पद पे हुआ है। 746 रैंक है मेरी, जनरल कैंडिडेट हूँ। और आगे भी मैं प्रिपरेशन करता हूँ और आगे और भी जो भी तैयारी है मैं कंटिन्यू रखूंगा। जी, सिविल सेवा की तैयारी का विचार आपके मन में कब और कैसे आया? मैम, ये मुझे शुरू से ही था, ऐसा नहीं कह सकता। जब मैंने पीओ ज्वाइन किया था 2008 में, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तब हुआ करती थी, बिफोर अमेलगमेशन। तो मुझे एक समय एक कस्टमर मेरे ब्रांच में आए, वो एसडीएम थे कहीं। उनकी जो उस समय स्थिति और हैसियत थी, उनके साथ जिस तरह मतलब उनका बैठना उठना या जो उनका स्टेटस था, मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ और तभी मैंने ठान लिया था। मैं तब जोधपुर में पोस्टेड था, तभी मैंने ठान लिया था, 2008 की बात है, कि मैं सिविल सर्वेंट बनूंगा। जी, आपका प्रेरणा स्रोत तो कुछ रहा होगा। आपने किन्हीं को अपना प्रेरणा स्रोत बनाया होगा, जो आपके लिए आपकी तैयारी के समय में आपके मार्गदर्शक या मोटिवेटेड रहे होंगे आपके लिए। मैम, इस विषय में मैं थोड़ा सा आइडियलिस्टिक हूँ। मैं विवेकानंद को बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ, मेरे वो आदर्श व्यक्ति भी हैं। और उनका वाक्य जो उठो जागो और तब तक प्रयास करो जब तक आप सफल ना हो जाओ, तो मैं उसी मतलब वही पंक्ति मेरे लिए हमेशा प्रेरणा स्वरूप रहती है। और जब भी मैं डिमोटिवेट होता हूँ या बैक ऑफ माइंड मेरे लगता है कि नहीं मेरे से नहीं होगा, तो मैं वो शब्द दोहरा लेता हूँ। इवन मैंने डायरी में भी लिखा हुआ है, मेरा स्टेटस भी जो डीपी भी जो है वो यही है। काफ़ी अच्छी बात है। अच्छा, हमारे व्यूअर जानना चाहेंगे कि आपने तैयारी कब से प्रारंभ की? और ऐसे जो न्यू कमर्स हैं, जो हम्म, अभी ग्रेजुएशन दिए हैं या फिर 12th दे के बहुत लोग तैयारी करने लगे हैं क्योंकि अब बीपीएससी का काफ़ी क्रेज़ हो गया है। हम्म। तो उसके अनुसार आप उनको क्या राय देना चाहेंगे कि कब से उनको तैयारी प्रारंभ करनी चाहिए? देखिए, तैयारी आप इसको जब आप 10th कर लेते हैं या जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, जब आपके मन में आती है कि नहीं मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, तो तभी से ही शुरू किया जा सकता है। इसका कोई ऐसा आइडियल नहीं है। लेकिन अगर फिर भी एक प्रैक्टिकल पर्पज से देखा जाए तो ग्रेजुएशन के बाद या लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन या आप इंटरमीडिएट करें तब भी आपने जो ऑप्शनल अपने मन में रखा है उसको उस हिसाब से भी ले सकते हैं। बट लास्टली आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में मतलब बहुत लेट हो तो आप तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है। ऐसा होता है कि बीपीएससी में काफ़ी एज तक लोग तैयारी कर सकते हैं। तो क्या कुछ लोग 32, 33 क्रॉस कर जाए फिर भी प्रिपरेशन करें तो उनके लिए बेहतर है? मैं इसका उदाहरण हूँ। मेरी एज 35 प्लस है, 35 है। तो अगर मैं तैयारी कर सकता हूँ और बैंक की जॉब थोड़ी सी, आपको पता ही होगा कि हार्ड हो थोड़ा इसमें फिनेंशियल रिस्क होता है और जो जॉब नेचर है वो आपको बहुत समय नहीं मतलब आपके पास बचता है कि तैयारी करें, और खासकर सिविल सर्विसेज की। तो जब मैं कर सकता हूँ तो जो फ्रेशर्स हैं जो अभी से ही ठान लें, तो उनको टाइम मैनेजमेंट का एक मतलब बढ़िया मौका है, वो कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए कभी कोई बहुत बड़ी बात नहीं कहूंगा कि मैं सफल हो गया हूं तो मैंने ये, सिंपल आप किसी भी समय से किसी भी स्थिति से शुरू कर सकते हैं। लेकिन जब आपने एक बार शुरू कर दिया तो फिर पीछे मत, फिर अपने डिसीजन को आप जस्टिफाई कीजिए। जी, आपने बहुत सही बात कही। लेकिन आपने जैसा बोला भी कि बहुत कम टाइम मिल पाता है बैंकिंग के जॉब में, तो फिर आपने अपने पीटी के प्रिपरेशन के लिए क्या रणनीति अपनाई कि आप सेलेक्ट हैं आज और अच्छे पोजीशन पे हैं? देखिए, जैसा हम सभी जानते हैं सिविल सर्विसेज में 3 चरण होते हैं, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। देखिए, इंटरव्यू मैं उसको उल्टा चलूंगा। इंटरव्यू जो है वो उसकी तैयारी नहीं होती है, वो पीटी और मेंस साथ साथ वो चलती है। तो इसको आप कभी भी एक मन में एक अवधारणा या कंफ्यूजन रहती कि नहीं मैं पहले पीटी पहले मेंस बाद में मेंस फिर इंटरव्यू, ऐसा नहीं। आप इसको एक कम्प्रिहेंसिव वे में तैयारी करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी।
जो इंटरव्यू का पार्ट है वो आपके व्यक्तित्व का पार्ट है, उसमें आप ज्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, जो आप मेंस और पीटी के दौरान जो आप करंट अफेयर्स या जो आसपास की घटनाएं हैं उससे जो आप अपने को अवेयर रखते हैं, वो आपके इंटरव्यू में मार्क, वो आपको बहुत अच्छा मार्क्स फेच करता है। फिर मैं आता हूँ मेंस पे, पीटी पे सबसे बाद में आऊंगा। मेंस की तैयारी साथ साथ पीटी की तैयारी किया कीजिए, क्योंकि जो बुक्स आप रेफर करते हैं, सपोज जैसे मैंने एक हिस्ट्री की बात करी, तो स्पेक्ट्रम की जो राजीव अहिर की बुक है, अगर उसको आप पढ़ते हैं तो पीटी कम मेंस की तैयारी हो जाती है। तो फिर आप एक जो कोई सेलेक्टेड टॉपिक्स है, जैसे कि बिहार में खासकर बीपीएससी में जो आर्ट से पूछा जाता है, पटना कला, मौर्य कला, उसके लिए बिहार स्पेसिफिक 2-3 कोई भी अच्छी बुक है मार्केट में, वो ले लीजिए। अब मैं आता हूँ पीटी पे। जब आप मेंस की तैयारी करते करते पीटी 1-2 महीने रह जाता है, तो आप घटना चक्र से प्रैक्टिस कर लें, या कोई भी आपको अच्छा लगता है जिससे आप प्रैक्टिस या मॉक कर लें। जैसे टीएसआई से भी मैंने मॉक लगाया था प्रीलिम्स के लिए, 66 में मैं उदाहरण देना चाहूंगा। तो वो मॉक लगा लें, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि मेरा वीक एरिया क्या है, फिर उस स्पेसिफिक एरिया को आप कंसोलिडेट कर लें। यानी मेंस की तैयारी के साथ साथ पीटी की तैयारी। पीटी के लिए कुछ रेफरेंस बुक है जो हम आप सब जानते हैं, जैसे पॉलिटी में लक्ष्मीकांत की बुक है, हिंदी मीडियम में भी वो आती है, आजकल कई सारी किताबें हैं। तो मैं तो एम लक्ष्मीकांत मैंने पढ़ी थी। हिस्ट्री में बहुत सारी किताबें हैं, फिर भी मैं कहूंगा कि एंशियंट और मेडावल आप एनसीईआरटी से पढ़ लें। मॉडर्न के लिए भी बहुत सारी बुक है। आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए आप ल्यूसेंट भी पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास अगर पहले से एनसीईआरटी पढ़ा हो या कोई रेफरेंस बुक पढ़ा है आपने तो। एसके पांडे की बुक आती है, स्पेक्ट्रम की बुक आती है जो मैंने आपको बताया। साइंस के लिए आप ल्यूसेंट की जो जीके की बुक है उसके लास्ट चैप्टर जो साइंस के है वो पढ़ सकते हैं। अगर आप और ज्यादा अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो ल्यूसेंट का भी एक सामान्य विज्ञान आता है, उसको आप फॉलो कर ले। करंट अफेयर्स के लिए आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले, जैसे टीएसआई का है, इसमें भी करंट अफेयर्स के बुकलेट्स आते रहते हैं, आप इसको देख ले, आप इसमें स्टार्ट कर लें। कई सारे यूट्यूब चैनल है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप न्यूज़पेपर लगातार पढ़ते रहें, कोई मैगजीन पढ़ लें, तो इस तरह की तैयारी आप कर सकते जी, जैसे कि ऐसा होता है कि कभी कभी स्टूडेंट का कोई एक सब्जेक्ट काफी वीक रहता है, हैं। तो जो सब्जेक्ट कमजोर हो उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए और आपने उस सब्जेक्ट को कैसे हैंडल किया? अ, इसके मैं एक मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। जैसे कि सपोज कि मेरा आर्ट एंड कल्चर कमजोर है, हालांकि इसका बीपीएससी में बहुत रोल नहीं है, पीटी में मेंस की बात कर रहा हूँ। तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के मैंने पता लगाया कि किस किस एरिया पे ज्यादा फोकस है। ये 5-7 ही टॉपिक्स है जिसको आपको कवर करना है, उसका मैंने एक नोट्स बनाया जो बुक से रेफरेंस बुक है। सपोज इम्तियाज अहमद हिंदी के लिए, जो भी बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं, इंग्लिश के लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, क्राउन वन की बुक आती है, बट वो एज पर मतलब स्पेसिफिकली मेंस के लिए नहीं है। उससे एक बेहतरीन नोट्स आप बना लीजिए, जो भी आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं उसको बार बार आप लिखिए। इससे आपका वो जो कॉन्फिडेंस लेवल गेन करेगा, वो आपको एग्जाम हॉल में भी आपको उसका मतलब अच्छा फल मिलेगा, और अल्टीमेटली आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। और पीटी की बात करूं तो जैसे सपोज कोई ह्यूमनिटी ग्राउंड से है, ठीक है, उसका साइंस पोर्शन अच्छा नहीं है, तो उसको अब जैसे बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी से क्वेश्चन अभी बाद में वेटेज पहले ज्यादा था, अभी तो इक्वल कर दिया है। तो उसको एनसीईआरटी की जो 9th और 10th की बायोलॉजी है, बायोलॉजी की सामान्य वो विज्ञान की बुक है, बायोलॉजी उसमें मिक्स है, उसको पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस कीजिए, देखिए फिर भी आप नहीं बना रहे हैं, फिर से उसको रिवाइज कीजिए। इस तरह आप अपने उस वीक पार्ट को कंसोलिडेट करके अच्छा कर सकते हैं। बाद में लुसेंट है, लुसेंट से आप रिवाइज कर सकते बुक का नाम तो आपने काफी बताया, लेकिन आजकल का जैसा क्रेज चला हुआ है कि स्टूडेंट बुक के साथ साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन करना चाहते हैं, हैं जी। तो क्या आपकी रणनीति में कोचिंग इंस्टीट्यूट का नोट्स वगैरह भी शामिल था? और अगर अ, था तो आपने किस इंस्टीट्यूट का नोट्स को शामिल किया? देखिए ऐसा मैंने कोई इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन किया था, लेकिन मुझे प्रभाकर सर और प्रशांत सर से पहले से जुड़ाव था, तो मैंने इनके कुछ पीडीएफ्स थे जो सर मुझे प्रोवाइड करते थे, तो उनसे मैंने हेल्प ली। नो डाउट कोचिंग इंस्टीट्यूट का रोल होता है, क्योंकि अगर जो खासकर जो नए फ्रेशर्स हैं उनको पता नहीं होता कि मुझे किस एरिया पे कैसे पढ़ाई करनी। इफेक्टिव स्टडी इज इम्पोर्टेंट देन स्टडी, कहने का मतलब है कि आप बहुत सारी पढ़ाई कर लें और उसका जो मतलब इफेक्टिवनेस है वो कम है, तो फिर आपका वेस्ट चला जाता है।
तो इसलिए कोचिंग इंस्टीट्यूट का रोल होता है, जो मार्गदर्शन हमारे टीचर और मेंटर लोग देते हैं उसका बहुत बड़ा रोल होता है, उसको फॉलो करना चाहिए। सही है। और जैसे कि हम लोग देखते हैं कि आपने तो ये बता दिया कि मुख्य परीक्षा पे कौन सी बुक से पढ़नी चाहिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह भी जरूरी है कुछ स्टूडेंटों के लिए जो न्यू कमर्स हैं। लेकिन प्री जिनका निकल जा रहा है और उनको मेंस देना है, तो उनको अपने उत्तर लेखन शैली को कैसे विकसित करना चाहिए? आपने इसके लिए क्या किया? मैंने बताया ही था कि जैसे कि आप जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है, कई सारी टेस्ट सीरीज भी चलती है, जैसे टीएसआई का है और भी कई सारे मार्केट में है, जो कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है। मैं पटना में नहीं हूँ तो मुझे ऑनलाइन ही मौका मिलता है। तो अभी मैं 66 के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं उसे शायद लोगों को मतलब अच्छा मैं बता सकूं। मैं क्या करता हूँ वीकेंड में, चूंकि मैं रोज समय नहीं मेरे पास होता है, तो वीकेंड में सारे क्वेश्चन कलेक्ट कर लेता हूँ और उसका खुद से फॉर्मेटिंग करने की कोशिश करता हूँ कि मैं बेहतर से बेहतर उत्तर कैसे लिख सकता हूँ। उसके बाद आजकल ऑनलाइन सुविधा है, आपको जरूरी नहीं कि आप ऑफलाइन जाके इंस्टीट्यूट में ही अपना योगदान दें, और आपका इवैल्यूएशन ऑनलाइन भी हो जाता है। तो फिर जैसे आपने जी, आपने मेंस लिखा होगा तो ऐसा सुनने आता है कि पॉइंट टू पॉइंट लिखना चाहिए या पैराग्राफ में लिखना चाहिए, तो आपने अपने आंसर को कैसे लिखा? देखिए, मैं हमेशा कहूंगा पैराग्राफ राइटिंग से ज्यादा अच्छा होता है पॉइंट टू पॉइंट। अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं तो आप ठीक है, पैराग्राफ का वहां महत्व है, लेकिन बीपीएससी के लेवल पे या यूपीपीसीएस के लेवल पे जहां पे आपको फैक्ट्स की ज्यादा थोड़ी महत्ता होती है, वहां पॉइंट टू पॉइंट लिखने में मतलब मार्क्स अच्छे आते हैं, मेरा यही मान। आपके रणनीति और आपकी तैयारी के वक्त सामान्य अध्ययन का कौन सा खंड सबसे कठिन लगा आपको, और जी, आप अपने इस खंड के लिए कैसे तैयारी किए? मुझे हिस्ट्री और कल्चर का जो हिस्सा है, हालांकि वो स्टैटिक है, वो बदलता नहीं है, लेकिन मुझे वो थोड़ा कठिन लगा। फिर मैंने उसके नोट्स बनाए खुद के, जो भी रेफरेंस बुक मार्केट में आ रही है उससे नोट्स बनाए खुद, कुछ गूगल किए, कुछ इंटरनेट का सहारा लिया, कुछ जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो रेफरेंस मटेरियल्स थे उससे लेके मैंने अपना नोट्स बनाया एक। उस नोट्स को मैंने बार बार रिवाइज किया। ये एक अच्छा तरीका है, उससे आपको बार बार इम्प्रूवमेंट करने का वो अवसर मिलता है। और साथ ही साथ आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, मेंस के जो टेस्ट सीरीज चलते हैं, जैसे टीएसआई का आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी है। तो उससे आपको पता चलता है कि इवैल्यूएशन में आपकी क्या कमी रह गई, फिर आप सुधारते हैं। आप फिर मॉडल आंसर भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से मिलता है, फिर उस हिसाब से आप अपने आप को मॉडिफाई करते हैं। काफी तैयारी करने के बाद जब स्टूडेंट एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं तो काफी नर्वस होते हैं, आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए, क्या लिखना चाहिए, सारे रणनीति सारी तैयारी के बाद वहां वो काफी नर्वस हो जाते हैं, तो आप उनको हॉल में किस तरीके की रणनीति अपनाने की राय देंगे? मैं मैं छोटा सा इसमें टिप्स दूंगा। मैंने क्या किया था स्पेशली मैं बताऊं, हालांकि कई सारे बच्चे करते हैं ऐसा। कोई भी कैडबरी जो चॉकलेट होता है, चॉकलेट कैडबरी मैंने यूज किया था, वो चॉकलेट अपने पास रखिए। अगर आपका सर्दी के दिनों में एग्जाम है तो ये बहुत कारगर है, गर्मी में वो पिघल जाता है। बीच बीच में चॉकलेट खाइए, उससे जो आपका जो चूंकि स्वीट है, शुगर है, तो उससे एनर्जी लेवल जो है वो आपका बहुत ही मतलब एक उस लेवल तक रहता है, क्योंकि इसमें लेस ऑफ एनर्जी हो जाने पे बच्चे नर्वस हो जाते हैं, उससे और उनका परफॉर्मेंस खराब होता है। तो उस चॉकलेट का यूज कीजिए और पानी का बोतल रखिए, हो सकता है तो आप ग्लूकोज ले जाएं, उस धीरे वो कभी कभी सिप लगा ले, बहुत सारा पानी भी नहीं पीना है, फिर आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा, तो वो इस स्थिति नहीं आनी चाहिए। तो ये मैंने तरीका अपनाया था और ये फ्रूटफुल था, ये मेरा खुद का पर्सनल अनुभव। काफी इंटरेस्टिंग तरीका था आपका। जी जी। जी जी। आपके वैकल्पिक विषय के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मेरा एलएसडब्ल्यू है इंग्लिश मीडियम में, हालांकि अभी इधर जो है कि इसमें मार्क्स कम आते हैं, ऐसा मेरा मानना नहीं है। मैं अपना अनुभव ये कहता हूँ, इसमें मार्क्स आते हैं, तो जो एलएसडब्ल्यू से तैयारी करते हैं उनको उसके साथ स्टिक करना चाहिए। जो आप नोट्स हैं वो उसको आप और बेहतर करें और उसको फॉर्मेटिंग कर लें अपने हिसाब से, उसमें करंट जो घटनाएं चल रही हैं, जो लॉ के संबंधित अभी जो मॉडिफिकेशन हुए हैं, जो कोडेड, उसमें उसको आप इनकलकेट करें, मार्क्स अच्छे आते हैं नोट। जैसे एलएसडब्ल्यू के लिए कुछ तो आपने नोट्स पढ़ा होगा या बुक, आप क्या राय देंगे कि कौन सी नोट्स अच्छी होती है या फिर आपको कौन? मैंने खुद का नोट्स बनाया था। इंदुबाला सिन्हा की बुक आती है पियर्सन पब्लिकेशन की, इंग्लिश मीडियम में। हिंदी मीडियम में भी बुक आती है और भी कई सारे टीचर्स के बुक आते हैं, लेकिन ये बुक मुझे ऑथेंटिक लगी, तो ये बुक मैंने पढ़ी। हालांकि ये थोड़ी पुरानी है, इसको अपडेट कर लें तो ज्यादा अच्छा है।
और भी मार्केट में अगर कोई बुक हो तो मुझे आइडिया नहीं, लेकिन ये बुक मैंने पढ़ी थी और इससे खुद का नोट्स बनाया था, और इंटरनेट का मैंने बहुत सहारा लिया था, क्योंकि अभी जो कोड रिवीजन हो रहा है ये 2017 में भी इसका लोकसभा से इसका ड्राफ्ट पास हो चुका था, इसको मैंने अपने आंसर में इनकलकेट किया था। जी, जैसे कि अभी इस बार देखने को मिला कि टॉप 10 तक मैथ्स के स्टूडेंट ज्यादा थे, और आप इस सिचुएशन में स्टूडेंट को, जो आने वाले कैंडिडेट है, उनको क्या राय देंगे कि उनको अपने ऑप्शनल यानी वैकल्पिक विषय का चयन किस तरीके से करना चाहिए? मैम, जैसे आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि कब से तैयारी करनी चाहिए, तो मैंने ये कहा था कि अगर आपकी तैयारी शुरू से, अगर आपने जज्बा बना लिया कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, तो तब आप ग्रेजुएशन में ही वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, इवन आप 10th के बाद ही वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। पहला एक तो ये तरीका है। दूसरा, जो देर से जागने वाले हैं या जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है, जो जो बाद में एफर्ट कर रहे हैं, जैसे मेरे जैसे, जो बाद में जिनको समझ में आती है कि नहीं मैं तैयारी करूं, तो उनके पास ऑप्शंस हैं। क्योंकि मैथ्स और जो बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है उसको आप नहीं ले सकते। फिर भी जब मैं इकोनॉमिक्स ले सकता था, लेकिन फिर मैंने देखा कि चल, मैंने एलएसडब्ल्यू की तैयारी कर ली है और मैंने 64th दिया, 65 और 66 में, चूंकि मुझे यही स्टिक करना था, तो उसी को मैंने बेहतर किया। अब रही बात कि मैथ्स के जो मैथ सब्जेक्ट से अच्छा मार्क्स आया, नो डाउट 280 और जो 180, दोनों में 100 मार्क्स का डिफरेंस है। लेकिन मेरा ये मानना है कि यूपीएससी स्केलिंग करती है इक्वल लेवल फील्ड के लिए, तो अभी एक मार्केट में भी ऐसी बात चल रही है, कई लोग इस पे मतलब आपत्ति भी दर्ज करा रहे हैं, सूनर देन लेटर बीपीएससी को भी ये एवोल्यूशन पॉलिसी लानी होगी, ताकि इक्वल लेवल पे रहे। कहीं ऐसा ना हो कि कोई मैथ से या जो टेक्निकल बैकग्राउंड के सब्जेक्ट हैं उसमें बहुत अच्छा मार्क्स हो जाए, और दूसरे जो ह्यूमैनिटी ग्राउंड के हैं उनका बहुत कम रहे, यानी डिफरेंस बहुत ह्यूज नहीं होना चाहिए। इससे जो है बायसनेस ज्यादा बढ़ेगा, और इससे जो है जो क्वालिटी ऑफ जो सिविल सर्वेंट है वो बिहार को नहीं मिलेगा। तो मेरा मानना है, हालांकि ये बीपीएससी पे डिपेंड करता है। जी, आप अपने ऐसे गुरुजन या फिर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम बताइए जिससे आप काफी प्रभावित हुए और आपकी रणनीति में उनका काफी सहयोग रहा है। देखिए, मैंने ना अभी ऑनलाइन ही मॉक दिया था, क्योंकि कोरोना का समय था जी, ऐसा। लॉकडाउन। हाँ, लॉकडाउन, क्योंकि मेंस और पीटी मैंने सेल्फ स्टडी से करी थी, कुछ मैंने इंटरनेट का सहारा लिया था। लेकिन इंटरव्यू के दौरान मुझे टीएसआई का बहुत बड़ा सहयोग रहा। मैं भी एक और दो इंस्टीट्यूट है, विजन है दरभंगा में, उनसे भी मैं जुड़ा रहा। एक एक दो जगह और भी मैंने ऑनलाइन दिया, लेकिन टीएसआई में प्रशांत सर और जो प्रभाकर सर हैं, प्रदीप प्रभाकर, इन दोनों का एक पर्सनल व्यक्तिगत टच मेरे साथ रहा। और कभी मैं डिमोटिवेट होता था, कई बार सर मुझे डांट देते थे मॉक इंटरव्यू में कि तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो, एग्जैगरेट मत करो। तो उन चीजों को मैं नोट कर लेता था, क्वेश्चन जो पूछे जाते थे इंटरव्यू के दौरान मैं उसका नोट्स बनाता था। तो इन सब चीजों से मुझे लगा कि मैं कैसे इंप्रूव करूं, और इससे मुझे बहुत फायदा हुआ। इंटरव्यू में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स भी आए हैं, तो और मैं इसको और आगे इम्प्रूव भी करूंगा। तो मुझे टीएसआई का फायदा मिला है ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू। जी, जैसा कि आपने बताया कि आपको इंटरव्यू में उनसे काफी फायदा मिला है, हम्म। तो क्या आप इंटरव्यू बोर्ड में क्या क्या आपसे क्वेश्चन किए गए थे, वो आप अपने हम लोगों से कुछ शेयर करना चाहें? मेरा ये एजुकेशन बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स से है, मैं एमए भी इकोनॉमिक्स से कर चुका हूँ, और मैंने बहुत अच्छे मार्क्स फेच किए हैं, 75%, मोर देन 75%। तो इकोनॉमिक्स में मुझे कोई इशू नहीं था। बैंकिंग मेरा एक्सपीरियंस था, कोई इशू नहीं था। एलएसडब्ल्यू भी मेरी तैयारी अच्छी थी, करंट अफेयर्स भी मेरा अच्छा था। तो इंटरव्यू में मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ गया। मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा। मैं इंटरव्यू जिस समय था उससे पहले एक कैंडिडेट अंदर आते हैं, क्योंकि वो वेटिंग रूम रहता है, आईना वगैरह लगा रहता है। तो उनको मैंने आते देखा, वो बहुत मतलब घबराए से थे। मैंने कहा क्या हुआ भाई, तो मुझे कुछ भी ब्लैंक हो गया। मैंने सोचा ऐसा क्या पूछ दिया आपसे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं पूछा, बट मैं ब्लैंक हो गया। अब कोई और व्यक्ति होता है मेरी जगह तो वो भी कुछ घबरा सा जाता है, लेकिन मैं वही, मेरी चॉकलेट वाली रणनीति थी। मैंने वो चॉकलेट खाया और पानी पिया। मैंने खुद को रिलैक्स किया और मैंने कहा कि नहीं, ये व्यक्ति जब इनके साथ ऐसा हो सकता है, जरूर मेरे साथ है। मैं फुल कॉन्फिडेंस में गया, और मेरे साथ जो क्वेश्चन पूछे गए नॉर्मली इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थे, जैसे इन्फ्लेशन क्या है, एसडीआई इंडेक्स क्या है, एक हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है, फिर लैंड की डिफिनेशन पूछी गई, फिर बैंकिंग में जो स्ट्रेस एसेस की समस्या है उससे क्वेश्चन पूछा गया, एक पर्टिकुलर सीडी रेशियो क्या है और बिहार का सीडी रेशियो क्या है, जो मैंने जवाब दिया
तो उन्होंने गूगल किया और हंसने लगे कि यार आपने सही बताया। उससे पहले बड़ा इंटरेस्टिंग सा वाकया हुआ, उन्होंने कहा कि आपने अपना प्रेफरेंस क्या दिया, मैंने कहा सर बीएस दिया। तो आपने डीपीएसपी क्यों नहीं दिया, मैंने कहा सर मैं नहीं दे सकता था, कोई टेक्निकल रीजन। तो उन्होंने फिर वो डॉक्टर के नाम पूछना शुरू कर दिया, आई स्पेशलिस्ट को क्या कहते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट को क्या कहते हैं। जब मैंने सारे जवाब दे दिए, एक जवाब नहीं दिया उसका मैंने गेस किया था, हालांकि वो भी सही था। तो जो चेयरमैन थे वो हंसने लगे। रंजीत मतलब मुझे खुद से अंदर लगा कि मैंने जीत लिया, मैंने अंदर खुद को बोला। तो ये मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो वो एक लिटमस टेस्ट था, उसी समय मैंने पार कर लिया था, क्योंकि वो मुझे कुछ और पूछ रहे थे और मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था। तो वो मेरा स्ट्रेस टेस्ट था जो मैंने पार कर लिया था। चेयरमैन ने कहा कि आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप सोच रहे हो कि मुझसे इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं और सब मैं सही जवाब दे रहा हूँ, चलिए मैं आपसे अब आपके विषय पे सवाल पूछता हूँ। उन्होंने ये कही बात मुझे, तो मेरे लिए एक इंडिकेशन था कि योर इंटरव्यू इज गोइंग टू बी। तो इस तरह की बातें हैं। फिर मैं हंसते इससे हुए बाहर ये निकला। लगता है कि इंटरव्यू बोर्ड वाले का व्यवहार काफी नॉर्मल रहता है। बहुत कॉर्डियल, बहुत कॉर्डियल। एक सवाल में था कि मैंने कहा सर कैन आई गेस, वही डॉक्टर वाले जो पूछ रहे थे। तो मैंने कहा या यू मे गेस। तो मैंने आधा जवाब दिया, उन्होंने कहा कि आपने इतना ही बता दिया काफी है, एवरीथिंग सबसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता उसका वो जवाब दे, और ये आपका फील्ड भी नहीं। तो मुझे लगा बहुत कॉर्डियल है, मेरा पर्सनल अनुभव यही है। आपका इंटरव्यू किनके बोर्ड में पड़ा था? मेरे हिसाब से मैंने जो पिक्चर देखी थी वो उनका मिस्टर भगत थे। वो मीडिया पर्सन है मेरे हिसाब से, मुझे लगता है मिस्टर भगत थे वो। जी। आप आगे का क्या रणनीति है आपका, और यह क्या प्लान कर रहे हैं? आप यूपीएससी तक जाएंगे या फिर इसमें ही मैं अपना? मेरी एज नहीं है तो यूपीएससी में अटेम्प्ट नहीं ले रहा, क्योंकि 32 ही होता है। मैं अभी 66 दे रहा हूँ और उसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि और बेटर जो मैं और रैंक अपनी सुधार कर लूँ। और इसमें सर का मैं आई एक्सपेक्ट की टीएसआई मुझे और गाइड करे, और मुझे मतलब मैं खुद को और भी बढ़िया तरीके से तैयारी करूं। और नो डाउट अगले बार जब मैं आपके सामने उपस्थित हूं तो एक अच्छे और बेटर रैंक के साथ उपस्थित हूं। दुआ रहेगा हम लोगों का आपके लिए। जी 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 जी। और आप तैयारी करने वाले स्टूडेंटों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा सिर्फ और सिर्फ यही करना है कि सिविल सर्विसेज जो है बहुत डिफिकल्ट नहीं है, नो डाउट इसको डिफिकल्ट माना गया है। सेकंड टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएसए में एग्जाम होता है सिविल सर्विसेज है, खासकर बीपीएससी तो बहुत ज्यादा जो प्रांतीय लेवल के एग्जाम होते हैं, क्योंकि इसमें जो नॉर्थ इंडिया है, दिल्ली में जितने बच्चे तैयारी करते हैं वो सब तैयारी करते हैं, इसमें शामिल होते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, सारे बच्चे इसमें शामिल होते हैं। तो नो डाउट ये टफेस्ट है, मतलब प्रांतीय लेवल के एग्जाम। लेकिन इसका एक क्लू भी है, आप इसको एक अच्छे तरीके से तैयारी भी कर सकते हो। प्रीलिम्स में आपको बहुत सारा पढ़ना है, बट उसको ये भी ध्यान रखना है कि मुझे किस किस चीज पे फोकस करना है और कंटिन्यूटी रखनी। कभी भी अगर आपने कंटिन्यूटी ब्रेक किया तो आप फिर रेस से बाहर हो गए। कम से कम जो अगर वर्किंग है कहीं तो 4 या 3 घंटे, एटलीस्ट 3 घंटे जरूर पढ़ाई करें। जो सिर्फ स्टूडेंट है वो 10 घंटे तक पढ़ाई करे। कभी भी 10 घंटे या 8 घंटे से ज्यादा पढ़ाई नहीं होती है। अगर कोई कहते हैं मैं 14 घंटे या 12 घंटे पढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है हो सकता है एक्सेप्शनल हो, मैंने कभी ऐसा पढ़ा नहीं। 3-4 घंटे मैंने पढ़ाई करी। पीटी के लिए जो रेफरेंस बुक है उसको पढ़ते रहिए और बार बार एक ही बुक को पढ़ें। जरूरी नहीं आपने इतने सारे बुक इकट्ठे कर लें और उसको बार बार पढ़ें। एक ही बुक को बार बार पढ़े बजाय 10 बुक को। ठीक है, एक तो ये हो गया। मेंस के लिए आप आंसर राइटिंग करते रहें और पीटी कम मेंस की तैयारी करते हैं। इंटरव्यू में आपको इंटरव्यू की कोई तैयारी नहीं होती। जब आप पीटी की तैयारी करते हैं, मेंस की तैयारी करते हैं, जो करंट अफेयर्स आसपास की घटना घटती है, जो आप अपने ऑप्शनल की तैयारी करते हैं, वही इंटरव्यू। और आपका जो पर्सनालिटी इन जन्म से लेके अभी तक बना है, वही आपका इंटरव्यू। तो मैं जो अभ्यर्थी अभी मुझे सुन रहे हैं या टीएसआई के माध्यम से मुझे जो मौका मिला, मैं यही उनको संदेश देना चाहूंगा जो विवेकानंद कहते हैं, राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल योर गोल अचीव। तो इसमें ये छुपा है कि परसिवरेंस रखे, डेडिकेशन रखे और कंटिन्यूटी बनाए रखे। बस आपकी सफलता आपके कदमों में है। मैं एक उदाहरण हूं। आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। आप जिस पोस्ट पे हैं और ऑलरेडी आप पहले से जॉब कर रहे हैं, फिर भी आपके व्यवहार में काफी सरलता और सहजता है। भगवान आपको आगे भी तरक्की दे और आप हमारे बिहार का नाम रोशन करें। और उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी व्यूअर को आपके द्वारा बताए गए राय अच्छा लगा होगा और वो इस पे अमल भी करेंगे।
थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद।